हम लोगों ने मौलिक अधिकार तो सारे पढ़ लिए जो भी हमारे थे 12 से 35 तक। उसमें जो हमारे 6 मूलभूत मौलिक अधिकार थे उसको हमने 14 से 32 तक हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया, जो हमारा पूरे मौलिक अधिकारों थे। हम लोगों ने जो 12 से 35 तक हमारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं भाग 3 के अंदर संविधान में, उसी के अंदर हम ये कुछ अधिकार हमारे थे जिसको हम कुछ अनुच्छेद हैं जिसकी हमने चर्चा नहीं की थी जो बचे हुए हैं। यानी 14 से हमारा 32 तक ये हमारे मौलिक अधिकार हैं, लेकिन जो कुछ अपवाद हैं जैसे 33 और 34 और 35, जैसे क्या जितना अधिकार हमको मिलता है उतना ही एक सरकारी कर्मचारी को मिलता है। फॉर एग्जांपल जो नेवी में काम करता है, जो सेना में काम करता है, जो पुलिस है, क्या उसके पास भी वही अधिकार हैं? तो हम इसको समझेंगे कि जितने अधिकार हमारे पास हैं क्या उसके पास भी इतना अधिकार हैं? बिल्कुल, जवाब है नहीं। और उन लोगों के पास सीमित अधिकार हैं, उनके कुछ मौलिक अधिकार को सरकार रोक लेती है, क्योंकि जैसे रॉ एजेंसी है या और भी सारी एजेंसीज हैं, वहाँ पे गुप्त जानकारी होती है, सीक्रेट जानकारी होती हैं। जो इंडियन नेवी में काम करते हैं, इंडियन रेलवे में है, इंडियन रेलवे कह रहे हैं, जो इंडियन आर्मी में काम करते हैं, उन लोगों के लिए कुछ मौलिक अधिकारों को रोका जाता है, जिससे उनका मीडिया में उनको नहीं जाना है, मीडिया में वो बातचीत नहीं कर सकते हैं, कोई संगठन नहीं बना सकते हैं, अपनी कोई ग्रुप नहीं बना सकते हैं, सरकार के नीचे रहते हुए काम करेंगे उनके आदेशों पर। और उसके साथ ही साथ अब हम 33, 34 और 35 इन तीनों अनुच्छेद को समझने वाले हैं। ये हमारा क्या कहता है? अनुच्छेद 33 है सशक्त बलों और पुलिस के मौलिक अधिकारों पर पाबंदी। ये कहता है कि इनके मौलिक अधिकार को सीमित किया जाता है। अनुच्छेद 19 जो है बोलने का अधिकार, वो इनके पास नहीं है। फॉर एग्जांपल हम सब नागरिक हैं, जनता हैं, तो हम सभी लोग अपना एक संगठन बना के धरना कर सकते हैं, किसी स्थान पे जाके अपने विचारों को रख सकते हैं, मीडिया में बातचीत कर सकते हैं। लेकिन ये लोग बिना सरकार के आदेश के ना ये संगठन बना सकते हैं, ना ये मीडिया में बयानबाजी कर सकते हैं बिना सरकार के आदेश के, और ना ही ये कोई ग्रुप बना के धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, और ना ही संगठन बना सकते हैं। तो इन लोगों के पास ये सीमित है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि कोई पुलिस का ग्रुप हो जो धरना प्रदर्शन करने बैठा हो, ऐसा कभी नहीं देखे होंगे। क्यों? क्योंकि इनके अधिकारों को सीमित किया गया है। इनके पास बोलने का अधिकार जो अनुच्छेद 19 है वो नहीं है इन सभी लोगों के पास, जैसे नागरिकों के पास है। यही दोनों अंतर हैं, नागरिक और पुलिस के अंदर जो सशक्त बल हैं और जो पुलिस के मौलिक अधिकार हैं, इसमें थोड़ा सा अंतर है। तो ये अनुच्छेद 33 है जो पाबंदी लगाता है इन लोगों के ऊपर, सशक्त बल और पुलिस के ऊपर पाबंदी लगाता है। तो इन लोगों के ऊपर ये पाबंदी क्यों लगाई गई थी इसको हमने नहीं बताया, क्योंकि इसमें देश की गोपनीय जानकारी होती है और सशक्त अनुशासन होता है इनके अंदर। तो इनको वो अधिकार नहीं दिए जाते हैं जिससे गोपनीयता बाहर जाए। मान लो पुलिस के पास क्रिमिनल केसेस हैं, ये क्रिमिनल है, इसके पास ये रिकॉर्ड है, वो किसी को साझा कर देता है, किसी अदर पर्सन को, मीडिया में झूठ भरा अफवाह फैल जाता है, तो उससे कितना नुकसान होगा सरकार का, लोगों के अंदर भ्रम फैल जाएगा, मिथक हो जाएगा। तो इसीलिए इनको ये अधिकार नहीं दिया गया है। आप समझ गए होंगे कि गोपनीयता भी है, जैसे अर्रा हो गई, आर्मी हो गई, नेवी हो गई, इन सभी एजेंसियों को, बीएसएफ हो गई, इन सभी को अधिकार पे रोक लगाया गया है, क्योंकि गोपनीय जानकारी है, देश की बहुत संवेदनशील जानकारियां हैं जो साझा हो सकती हैं, जिससे देश के ऊपर नुकसान हो सकते हैं या किसी तरह के चीज़ें हो सकती हैं, हमला हो जा रहा है या कोई जानकारी जान के डाटा हैक कर ले रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें नुकसान हो सकती हैं, अलग अलग कारण है, अलग अलग फैक्टर से नुकसान हो सकता है। इसीलिए अनुच्छेद 33 ये पाबंदी लगाता है उनके अंदर कि उनके मौलिक अधिकार यहाँ पे सीमित होते हैं, वो नहीं बोल सकते हैं, और उनको बोलना से पहले सरकार से पूछना पड़ता है। और हम सभी लोगों में यही अंतर होता है, धरना दे सकते हैं। अनुच्छेद 34 जो हमारा है वो ये कहता है कि मार्शल लॉ लगने पर कौन कौन से मौलिक अधिकार होते हैं। मार्शल लॉ का मतलब सैन्य शासन। जब देश के ऊपर कोई युद्ध की स्थिति आ गई या कोई दंगा हो गया या कोई बड़ी महामारी आ गई या कुछ हो गया, जब मार्शल लॉ आ गया या कानून व्यवस्था सरकार नहीं चला पा रही है, तो जब मार्शल लॉ लग जाता है, इसकी कोई विशेष जानकारी संविधान में नहीं दी गई है, लेकिन मार्शल लॉ का मतलब है सेना का शासन। तब फिर वहाँ पे आदमियों के कुछ मौलिक अधिकारों को सीमित किया जाता है। इसमें संसद की शक्ति क्या होती है? अनुच्छेद 35 के अंदर ये एक चीज़ जो हमारा था कि मान लीजिए कभी सैन्य शासन लग जाता है और फिर उसमें से लोग सैन्य शासन में ज़बरदस्ती किसी को बिना वारंट गिरफ्तार किया जाता है या लाठी चलाई जाती है, तो
वो सब जो एक्शन लिए हैं, जो सैनिक हमारे एक्शन लिए हुए हैं उस सुरक्षा को बहाल करने के लिए, बनाए रखने के लिए, अगर बाद में फिर से सरकार पुनः वही रूप में आती है, पुनः बनाई जाती है सरकार, बहाल किया जाता है, सैन्य व्यवस्था जो लागू हुई थी किसी कारण से अब उससे बाहर निकालते हैं कि फिर से संसद और सरकार के नियम चालू होंगे, वही चलेंगे, तब उस केस में जैसे मान लो सैनिक कोई था, कोई प्रशासनिक अधिकारी था, उसने किसी व्यक्ति के ऊपर ये सब काम किए थे, बिना वारंट के शांति बनाए रखने के लिए उसको गिरफ्तार किया था या उसको पीटा था, तो उसके ऊपर वो आदमी कोई मुकदमा या कुछ कर नहीं सकता है। ये संसद की इंडिमेंट एक्ट है, वो उनको अधिकार देता है और ये संसद उनको बचाती है। ये जो एक्ट है वो उनको, इन लोगों को, प्रशासनिक लोगों को बचाती है, जो सैनिक लोग हैं उनको सुरक्षा देती है कि वो लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, उनके ऊपर मुकदमा नहीं होगा। ये हमारा अनुच्छेद 33 के अंदर भी एक चीज़ और है जिसको हम संसद की शक्ति में डिस्कशन किए हैं। ये अनुच्छेद हमारा 34 था। अनुच्छेद 35 जो है हमारा, वो हमें देता है अधिकार मौलिक अधिकारों को और प्रभावी बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल समझते हैं, संसद के पास ही ये शक्ति है कि वो मौलिक अधिकारों से जुड़े मौलिक अधिकारों से संबंधित बना सकती है, कुछ चीज़ें मौलिक अधिकारों में जोड़ सकती है, हटा सकती है। किसी विधानसभा या राज्य में नहीं है, विधानसभा में किसी के पास नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ संसद के पास ये अधिकार हैं। कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है, विधानसभा के पास, राज्य सरकार के पास नहीं है, ना कि राज्य के पास। मतलब संसद के पास है, राज्य के पास कानून बनाने का अधिकार नहीं है। इससे फ़ायदा क्या होगा कि पूरे राष्ट्र के अंदर, पूरे देश के अंदर एक ही कानून व्यवस्था रहेगी। मौलिक अधिकारों के हनन होने पे, उसके नुकसान होने पे, उसे क्षतिग्रस्त करने पे एक ही तरह के नियम लागू होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग समझते हैं जो छुआछूत थी, छुआछूत के उन्मूलन के लिए सरकार ने एक वो चलाया, अभियान चलाया, फिर उसमें उन्होंने नागरिक अधिकार सुरक्षा अधिनियम बनाया, अनुच्छेद 17। और ऐसे ही अनुच्छेद हमारा 23 था जो ये कहता है कि मानव तस्करी वगैरह जो होती है उसकी सज़ा निर्धारित करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है और किसी के पास नहीं है। तो उसमें नई चीज़ें जोड़ती रहती है, कभी कभी संसद अगर कोई ऐसा कांड हो गया, कोई ऐसे विवाद हो गए तो उसमें नई चीज़ों को जोड़ती रहती है। मानव की तस्करी बढ़ती जा रही है तो उसको रोकने के लिए उसे कानून बनाना पड़ेगा कि जो तस्करी कर रहा है उसके लिए ये करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी पेपर लीक हो रहे थे, बहुत सारे पेपर लीक हो रहे थे, तो संसद में एक कानून लाया गया, फिर उसको पारित किया गया बहुमत से कि जो नीट का पेपर लीक हो जाए, कोई भी एग्जाम पेपर लीक होता है तो उसको 10 करोड़ या फॉर एग्जांपल इतने रुपए का उसको जुर्माना देना पड़ेगा, इतने दिन की सज़ा होगी। तो ये कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद के पास है। जैसे कि मैंने बताया गरीबी उन्मूलन के लिए और छुआछूत के लिए, और इसके लिए छुआछूत के लिए जो 17 था, और 23 के लिए 23 अनुच्छेद जो हमारा था वो ये कहता है मानव तस्करी और जो बंधुआ मजदूरी हुई थी, अनुच्छेद 23 बनाया गया कि बंधुआ मजदूरी कराने पे आपको ये सज़ा मिल सकती है। इसका अधिकार जो है संसद के पास है कानून बनाने का। तो ये रहे हमारे मौलिक अधिकार, हम लोगों ने जाना समझा। अनुच्छेद 12 से 35 तक हमारे मौलिक अधिकार हैं जो भाग 3 में है, और ये 3 अपवाद थे, 33, 34, 35। आप समझ गए होंगे। 35 हमारी उसकी सुरक्षा करता है, जो अनुच्छेद है वो बताता है कि कोई नए कानून बना सकते हैं जब उस तरह के केसेस आते हैं। तो बने रहिए ऐसे दोस्तों, नई चीज़ें सीखते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। आज पूरा होता है हमारा मौलिक अधिकार, एक दिन इसका रिवाइज भी करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और स्पिन वाला मामला आज भी नहीं हो पाया, सॉरी फॉर, बारिश बहुत तेज़ हो रही है तो अभी लिफ्ट से जा भी नहीं सकते, इसलिए ऐसा कर भी नहीं रहे हम लोग।